हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अभी वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे देखते हैं नोडल एनालिसिस। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नोडल एनालिसिस के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ये देखें कि आई की जो आई का मान हम लोग निकालेंगे। अगर दो वोल्टेज सोर्स या दो वोल्टेज टर्मिनल दिए हुए हैं तो उन पे हम लोग आई का मान कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे आई की। मान लिया V1 टर्मिनल पर यहाँ V1 वोल्टेज है, यहाँ V2 वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ। अगर करंट की डायरेक्शन इधर से है तो आई बराबर हम लोग लिखेंगे V1 माइनस V2 अपॉन R। एंड यहाँ अगर करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट कर देंगे तो आई बराबर लिखेंगे V2 माइनस V1 अपॉन R। चूँकि करंट हमारी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है तो V2 माइनस V1 अपॉन R। जैसे मान लिया एक यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी है एंड इस टर्मिनल पर V1 वोल्टेज एंड इस टर्मिनल पर V2 वोल्टेज। अगर इसको हमने अर्थ कर दिया, चूँकि अर्थ कर देंगे तो इसका पोटेंशियल तो हो जाएगा ग्राउंड पोटेंशियल जीरो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये प्लस 10 वोल्ट का ये पॉइंट अगर मिलाते चला जाए तो ये पॉइंट जो है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसका V1 का मान तो पॉजिटिव रहेगा एंड ये नेगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है एंड ये जीरो हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया इसका जो अर्थ कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे KVL से तो V1 को लिखेंगे प्लस V1 माइनस V2 बराबर 10 वोल्ट। तो चूँकि प्लस V1 माइनस जीरो बराबर 10 वोल्ट है तो V1 बराबर प्लस के 10 वोल्ट आ जाएगा। वही अगर हम लोग V1 टर्मिनल को अर्थ कर दें तो ये जीरो ग्राउंड पे हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे प्लस V1 माइनस V2 बराबर 10। तो V1 का मान जीरो हो गया क्योंकि ये पोटेंशियल ग्राउंड ग्राउंड पोटेंशियल पे हो गया, तो जीरो माइनस V2 बराबर 10, V2 बराबर माइनस 10 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लिया ये तीन सर्किट एलिमेंट मैंने जोड़े, जैसे एक बैटरी जोड़ दी, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया एंड एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टर जोड़ दिया। तीन या तीन से अधिक टर्मिनल जहाँ मिलते हैं वहाँ पे नोड या जंक्शन होता है। तो यहाँ पे इसको नोड भी है ये और जंक्शन भी है, तो एक नोड, दो नोड हो गए एंड दो जंक्शन हो गए। यहाँ पे मैंने दो टर्मिनल जोड़े हुए हैं, दो सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग जंक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि जंक्शन तीन या तीन से अधिक टर्मिनल जुड़ते हैं तब जंक्शन होता है। तो यहाँ ये दो नोड हो गया, n बराबर दो, नोडों की संख्या दो होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल एक लिया मैंने, मान लिया ये कि सर्किट एग्जाम्पल बनाया, माना इस पॉइंट का, इस पॉइंट या इस पॉइंट का, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। चूँकि ये पॉइंट ये सभी समान है, एक ही पॉइंट है एंड ये सारा एक ही पॉइंट है एंड इसको B माना, तो ये यहाँ पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। तो इस पॉइंट को भी हम लोग भी, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो उस पॉइंट को एक ही पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार हम लोग बना लें कि यहाँ पे पॉइंट एक से एक रेजिस्टेंस एंड बैटरी जोड़ लें एंड इसको जोड़ लें। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर लें, इस तरह से बना लें और इस बी पॉइंट को हम लोग ग्राउंड कर दें। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेफरेंस नोड। तो इसमें नोडों की संख्या कितनी है, दो। ठीक है दोस्तों, एक करंट सोर्स लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस। और जो नोडल एनालिसिस करते हैं हम लोग, उसको नोडल एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हम लोग करंट मतलब करंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बाय यूजिंग ऑफ नोडल एनालिसिस डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग इन ईच अदर। ठीक है, नोडल एनालिसिस के द्वारा हम लोग कैसे करंट डिफाइन करते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क प्रिंसिपल नोड। मतलब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसमें नोडों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम लोगों को उसमें नोड आइडेंटिफाई करने हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप हम लोगों का क्या होता है कि असाइन द नोड वोल्टेज फॉर डायरेक्शन नोड ए डिफरेंट नोड्स, अज्यूमिंग वन नोड एज रेफरेंस नोड एंड कनेक्टेड विद ग्राउंड या अर्थ। मतलब एक रेफरेंस नोड ले लें और उसको हम लोग ग्राउंड कर दें। दो जब नोड हम लोग देख लेंगे कितने नोड हैं, इसके बाद उसमें से एक रेफरेंस नोड को लेंगे एंड उसको ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या बोलते हैं, अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग कि अगला स्टेप हम लोग, और इसमें एक और ये करते हैं कि हम लोग उसमें ये वोल्टेज के हिसाब से हम लोग उसमें करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं कि करंट कहाँ से
कितनी क्या फ्लो, मान लेते हैं, मान लिया जैसे यहाँ 20 वोल्ट से आई फ्लो हो रही है, एंड मान लिया वी ये ग्राउंड हो गया है, लोअर पोटेंशियल मान लिया यहाँ से I1 फ्लो हो रही है, और ये तो 4 एम्पियर का तो सोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ से 4 एम्पियर यहाँ जा रही है यहाँ। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप थर्ड क्या होता है कि राइट द इक्वेशन यूजिंग KCL फॉर डिफरेंट नोड्स। अब हम लोग डिफरेंट नोड में KCL लगाकर इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आता है कि नोड को मतलब नोड सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन या कौन से नियम का पालन, कौन सा नियम लगाया जाता है, तो KVL या KCL, तो हम लोग KCL का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप चौथा क्या है कि अगला स्टेप है सॉल्व द इक्वेशन फॉर डिफरेंट नोड्स। मतलब हम लोग यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो रेफरेंस नोड माना था वो तो ग्राउंड कर दिया था हमने, तो इसका तो पोटेंशियल 0 मानेंगे, एंड इसका मान लिया पोटेंशियल V1 है। ठीक है दोस्तों, इसका V1 मान लें या V मान लें, इसका पोटेंशियल मान लिया V है। तो ये जो A है, तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन क्या निकालेंगे कि यहाँ पे देखेंगे अप्लाई KCL एट पॉइंट A, मतलब पॉइंट A पे हम लोग KCL लगाने। KCL क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली करंट एंड जाने वाली करंट जो होता है उनका, मिलने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट होती है। तो चूँकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि I1 प्लस, मतलब नोड की तरफ I1 जा रही है, डायरेक्शन हमने I1 माना, एंड 4 एम्पियर की करंट भी जा रही है, एंड I1 निकल रही है वहाँ से, तो I1 प्लस 4 बराबर I1। ये KCL हम लोगों का, KCL से हम लोग ये इक्वेशन लिख लेंगे। अब हम लोग प्रत्येक ब्रांच में I1 का मान निकाल लेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, I1 का जो हमने अभी पिछले देखा था कि V1 एंड V2 रेजिस्टेंस लगा के I का इक्वेशन लिखा था, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये तो ग्राउंड पोटेंशियल हो गया, तो दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस एंड उसके बीच में लगा रेजिस्टेंस कर देंगे, तो हम लोगों का I का मान निकल आएगा। तो इस ब्रांच में हम लोग I का मान निकालते हैं। तो 20 माइनस, यहाँ से चलेंगे 0 से 20 पॉजिटिव, एंड V, यहाँ V पोटेंशियल मान लिया हम लोगों ने, 20 माइनस 20 अपॉन रेजिस्टेंस का मान हो गया 2, तो 20 माइनस V/2 प्लस, यहाँ पे तो कोई मानने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो पैसे भी 4 एम्पियर दिया है आई का, तो 4 बराबर I1 का मान निकालेंगे हम लोग। चूँकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को करंट फ्लो होती है, इसी वजह से V हायर पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल हो गया, तो V माइनस 0/2। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, 20 माइनस V प्लस इसका लासा लेके 2 का गुणा कर दिया, 8/2 बराबर V/2 आ जाएगा, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 20 एंड 8 28 माइनस V बराबर V, तो 2V बराबर 28, तो V बराबर 14 वोल्ट। मतलब पॉइंट A पे जो पोटेंशियल आ गया हमारा वो आ गया 14 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 14 वोल्ट आ गया। अब हम लोग यहाँ पे I1 का मान निकालते हैं, इसलिए I1 बराबर हम लोगों को क्या था, I1 का इक्वेशन क्या था, 20 माइनस V/2 बराबर 20 माइनस 14/2 इंटू इक्वल टू 6/2, तो 3, तो आई का मान आ गया 3 एम्पियर, एंड I1 बराबर क्या था V/2, I1 बराबर V/2, तो I1 बराबर 7 एम्पियर। इसी तरह से अलग अलग ब्रांच में नोडल एनालिसिस के थ्रू हम लोगों ने करंट का मान निकाल लिया। तो ये I बराबर 3 एम्पियर आ गया, एंड I1 बराबर 7 एम्पियर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कि जैसे इफ़ देयर आर एन नंबर ऑफ नोड्स आर अवेलेबल देन, मतलब कि अगर किसी सर्किट में एन नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो उसमें कितने इक्वेशनों की आवश्यकता पड़ेगी उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें वही होता है कि इफ़ देयर आर एन नंबर ऑफ नोड्स आर अवेलेबल देन n-1 नंबर ऑफ इक्वेशन विल रिक्वायर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, अगर एन नंबर ऑफ नोड्स हैं तो वहाँ पे n-1 नंबर ऑफ इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग एक नोट लिखा हुआ है मैंने कि नोट क्या है कि करंट सोर्स के सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों उसमें उतनी ही करंट फ्लो होगी जितना करंट सोर्स होगा। मैंने बताया था कि करंट सोर्स का मान, भाई करंट सोर्स से जितनी भी करंट जा रही है, निकल रही, जितने एम्पियर का करंट सोर्स है उसमें कहीं भी कितनी भी एम्पियर की करंट किसी भी जगह चली जाए, लेकिन वापस उसमें उतने ही एम्पियर की करंट आएगी जितना करंट सोर्स उस एम्पियर, जितना एम्पियर का वो करंट सोर्स है। अब हम लोग देखते हैं सुपर नोडल एनालिसिस। सुपर नोडल एनालिसिस क्या होता है, अगर किसी दो नोड के बीच में एक कॉमन आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हो
तो वहाँ पर नोडल एनालिसिस फेल हो जाता है, तब वहाँ पर सुपर नोडल एनालिसिस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में एक कॉमन वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो इस सर्किट को हम लोग नोडल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को सुपर नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा। तो सुपर नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नोड ए एंड बी के बीच में कॉमन आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है, इसलिए ए एंड बी के बीच में नोडल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पॉइंट ए एंड बी है, इसके बीच में हम लोग लगाएंगे अप्लाई KVL पॉइंट ए टू बी। मतलब इसके पॉइंट ए एंड पॉइंट के बीच में हम लोग KVL लगा के एक इक्वेशन नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो इसके अक्रॉस हम लोग जब KVL लगाएंगे तो V1 एंड नेगेटिव से जाके पॉजिटिव +5 बराबर V2, तो V1 माइनस V2 बराबर 5 वोल्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हम लोगों ने यहाँ राइट डाउन कर लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट V1 माइनस V2 बराबर -5। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर ये हो गया। अब इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे पूरे को, जो इस ब्रांच में जो नोडल एनालिसिस लगाई थी हम लोगों ने, मतलब इस पर KVL लगाया, इसको हमने हटा दिया, तो इसका इक्वेशन राइट डाउन लिख लिया हमने, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम लोग इस तरह से इस सर्किट को पूरा इस तरह से बनाएंगे। तो चूंकि ये जो C पॉइंट है ये सभी के लिए कॉमन है, सभी एक ही पॉइंट सभी एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ये सब कॉमन है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी पॉइंट को हम लोगों ने अर्थ कर दिया, तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अब हम सभी ब्रांचेस में करंट की डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें तो 2 एम्पेयर की V1 की तरफ जा रही है, इसमें भी +10 वोल्ट से I1 करंट फ्लो हो रही है। यहाँ मान लिया I3 वोल्ट P2 से नीचे की ओर आ रही है, एंड +5 वोल्ट से I4 करंट यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पूरा टोटल सर्किट है, पूरे टोटल सर्किट में हम लोग KCL लगाने के, मतलब टोटल सर्किट में KCL लगाने पर, तो टोटल सर्किट में KCL लगाने पर मतलब जिस पॉइंटों पे करंट हमारी मिल रही है उनको जोड़ के बराबर जहाँ से करंट निकल रही है जितनी, उसको बराबर कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं I1 2 एम्पियर एंड I4, ये तीनों मतलब पॉइंट की ओर जा रही हैं, मिल रही हैं। तो I1 + I4 + 2 बराबर एंड I3 पॉइंट इस पॉइंट से छोड़ के जा रही है बाहर की ओर, तो I3 लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग I1 I4 एंड I3 के समीकरण लिखेंगे। कैसे निकाल I1 का हम लोग वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के रूप में उसका मान निकालेंगे। कैसे, 0 वोल्ट KVL लगाते चले जाएंगे, 0 वोल्ट +10 वोल्ट एंड माइनस के V1 अपॉन 1 ओम, प्लस I4 के लिए हम लोग देखेंगे 0 +5 वोल्ट एंड माइनस V2/2 प्लस 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इक्वल टू V3 निकालेंगे हम लोग, हायर पोटेंशियल जो लोअर पोटेंशियल, V2 माइनस V1/2 ओम, V2 माइनस 0/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन 20 माइनस 2V1 प्लस 5 माइनस V2 प्लस 4/2 इक्वल टू V2/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 20 5 4 29 बराबर -2V1 माइनस V2 एंड V2। तो -2V1 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 2V1 एंड V1 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का V1, V2 प्लस V2 हो जाएगा 2V2, 2V1 प्लस 2V2 बराबर 29। तो V1 माइनस V2 बराबर -5। ये अगला जो समीकरण नंबर 1 था हम लोगों ने लिखा था, उसको हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, इधर 2 का गुणा यहाँ 1 का गुणा करके सॉल्व किया तो हम लोगों ने V1 का मान आ जाएगा 19/4 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, V1 का मान आ जाएगा 19/4 वोल्ट। तो चूंकि अब हम लोग देखते हैं कि इसलिए V1 बराबर, इससे हम लोग निकालेंगे V1 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, इसको इधर ले जाएंगे तो V2 माइनस के 5, सॉरी V1 का मान आ गया तो हम लोगों को V2 का मान निकालना है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले आएंगे तो V2 बराबर V1 + 5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोगों का तो V2 का मान आ जाएगा 39/4 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, एंड अब I2 का मान निकालेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग I1 का निकालते हैं, इसलिए I1 बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, V2 का मान एंड V1 का मान मिल गया। अब हम लोग करंट का मान निकाल लेंगे। I1 बराबर 10 माइनस V1 बराबर 10 माइनस 19/4, तो I1 का मान हो जाएगा 21/4 एम्पियर एंड I3 का मान आ जाएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग V2/2 39/8 एम्पियर एंड I4 का मान आ जाएगा -19/8 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये माइनस आ रहा है तो माइनस का मतलब ये है कि जो B की डायरेक्शन होगी, जो करंट I4 की डायरेक्शन होगी वो V2C होगी। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस का मान आ जाता है तो जो हमने डायरेक्शन मानी है
जो हम लोगों ने डायरेक्शन, यहाँ पे जो हम लोगों ने डायरेक्शन मानी है ये I3, तो ये B2C जो आ रही है ना, B2C, सॉरी दोस्तों I3 नहीं, I4 की जो डायरेक्शन होगी, जो हम लोगों ने I4 की डायरेक्शन C2B मानी है, वो डायरेक्शन B2C होगी अगर I4 का मान नेगेटिव आ रहा है तो। ठीक है दोस्तों, I4 का मान हम लोगों का आ गया, एंड I2 का मान यहाँ से हम लोग और निकाल लेंगे, I2 बराबर I1 + 2, तो I2 बराबर 29/4 एम्पियर। इस प्रकार से हम लोग सुपर नोडल एनालिसिस लगा के सारी ब्रांचेस में करंट का मान सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मैश एनालिसिस, सुपर मैश एनालिसिस एंड वोल्टेज एंड करंट के कुछ आर्टिकल्स होंगे, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें।